Good morning, good afternoon and good evening. One video lecture for revision, quick revision of dividend policy is already uploaded, guys. This is a quick revision session of chapter called as cost of capital. So guys, आज हम cost of capital quickly revise कर रहे हैं, right? I hope all of you must have seen the first video and it must be really very helpful to you. If you have any comments, please put in the comments section. Right? So let's begin with a quick revision of chapter called as cost of capital. शुरू करते हैं guys. Let's begin. Right? So यहाँ पे हम आज शुरू कर रहे हैं cost of capital. So guys, let us try to understand that हमारे पास कैपिटल के कितने सोर्सेस होते हैं, है ना? सोर्सेस में इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स एंड डेट, है ना? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहला जो सोर्स है हमारा, लेट्स बिगिन विद अ डेट. ठीक है, हम डेट कैपिटल से शुरू करते हैं. अगर डेट कैपिटल कंपनी लेती है और कंपनी को उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, सो हाउ वुड यू फाइंड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि वो डेट रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है. द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिडीमेबल मतलब कि आपको वो डेट वापस करना है. यू हैव टू रीपे द डेट. Irredeemable means it's a perpetual long-term debt. So suppose let's presume that A, it is irredeemable debt. Okay, so if it is irredeemable debt, तो आप कैसे निकालेंगे उसकी कॉस्ट? So you know name it as KD, cost of debt, right? Cost of debt will be I into 1 minus T. So you know आपने उसकी कॉस्ट निकाली. कैसे निकाली? That is interest into 1 minus tax. In that case, obviously the interest will be given to you in percentage. So let's presume आपका interest एक 10% दिया हुआ है and the tax rate is given to be say 40%. Okay, so technically it is 10% into 0.6 which gives you 6%. So KD will be 6%. This is post-tax cost of debt. हमेशा याद रखना, डेट का कॉस्ट हमेशा पोस्ट टैक्स होता है ना? डेट का कॉस्ट हमेशा पोस्ट टैक्स होता है. तो ये था इरिडीमेबल डेट. अब इफ दे आर आस्किंग यू रिडीमेबल डेट, ओके, रिडीमेबल डेट मीन्स एज आई जस्ट सेड बिफोर कि आपको वो डेट वापस करना है ना? सो रिडीमेबल डेट में देयर विल बी वेरियस एक्स्ट्रा ऑप्शंस व्हिच द क्वेश्चन हैज टू गिव यू. लाइक सपोज दे विल गिव यू से इंटरेस्ट रेट 10%. व्हाट इज द फेस वैल्यू और द इश्यू प्राइस ऑफ द डेट? तो सपोज उन्होंने आपको फेस वैल्यू बताया डेट का ₹100 एंड सपोज मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द डेट, ओके, द रिडीमेबल वैल्यू और द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द डेट, यू नो, अगर मैं मैच्योरिटी वैल्यू लिखूं या मैं रिडीमेबल वैल्यू लिखूं, बात तो एक ही है. रिडीमेबल वैल्यू ऑफ द डेट सपोज है 110, मतलब मैं 10% प्रीमियम पे उनको रिडीम करने वाला हूं. ठीक है, से डेट मैंने 5 इयर्स के लिए लिया था, तो नंबर ऑफ इयर्स आर 5. 5 साल के लिए मैंने डेट लिया है ना? सो नंबर ऑफ इयर्स आर 5. अब ये वैल्यू इन्होंने दी हुई है ना? अब इसमें लेट्स थोड़ा सा एक ट्विस्ट डालते हैं कि अगर क्वेश्चन में दिया है फ्लोटेशन कॉस्ट, क्वेश्चन में दिया है फ्लोटेशन कॉस्ट और फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है लेट्स प्रिज्यूम ₹2. ओके, अब ये डेटा है आपके पास एंड यू आर सपोज टू फाइंड कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट. सो KD इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, I into 1 minus T प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस अपॉन द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ डिबेंचर्स अपॉन द एवरेज प्राइस के लिए रिडीमेबल वैल्यू प्लस इश्यू प्राइस अपॉन 2 एंड बिकॉज यू वांट द आंसर इन परसेंटेज इट इज इनटू 100. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द डेटा. वी हैव द डेटा इन फ्रंट ऑफ अस. सो व्हाट इज द डेटा गाइस? डेटा इंटरेस्ट है 10%. सो 100 पे 10% हो गया 10. ठीक है, मेरा टैक्स रेट तो अभी भी लास्ट 40% है, मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी, प्लस मेरा रिडीमेबल वैल्यू 110
इश्यू प्राइस 100 है, बट द प्रॉब्लम इज इश्यू प्राइस जो 100 है वो 100 नहीं होगा क्योंकि मेरा फेस वैल्यू 100 है, पर उसमें मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट है 2, तो भाई इश्यू प्राइस विल बी द नेट प्राइस व्हाट आई गेट। सो 100 रुपए का फेस वैल्यू है, 2 रुपीज मेरा फ्लोटेशन है, तो मेरा नेट इश्यू प्राइस विल बी ओनली 98 अपॉन 5 years, the whole upon 110 plus 98 upon 2 and into 100. Now you just have to solve this in Calc. So this is 6 rupees plus, now this is 12 divided by 5, so आप Calc use करेंगे guys, है ना? So 12 divided by 5 and you get 2.4. So this is 2.4 upon 110 plus 98 divided by 2, which is 104 into 100. So that is 8.4 upon 104 into 100. So 8.4 divided by 104 into 100, your cost is 8.0769%. 8.0769%. Is that very very clear? So it is 8.0769%. तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डेट। तो यहां हमारा पहला सोर्स खत्म होता है गाइस, है ना? तो डेट डन। अब चलते दूसरे सोर्स पे। लेट्स प्रिज्यूम अपना दूसरा सोर्स है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, हमारा दूसरा सोर्स है प्रेफरेंस शेयर्स, है ना? तो प्रेफरेंस शेयर्स में भी पहला कैटेगरी आएगा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। पहला कैटेगरी आएगा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नो, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो पहले तो इसका जो प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट होती है ना वो ऑलरेडी पोस्ट टैक्स होती है, तो आप उसमें से टैक्स वापस माइनस नहीं करेंगे। ओके, तो जैसे डेट में आपने 1 माइनस टी फैक्टर लगाया था वैसे प्रेफरेंस में नहीं लगाएंगे बिकॉज द कॉस्ट इज ऑलरेडी पोस्ट टैक्स। सो यू नो व्हाट, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होगा ना विल ऑलवेज बी इक्वल टू द डिविडेंड रेट, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का नाम कैसा होता है यू नो, जैसे 12% प्रेफरेंस शेयर्स, सो जो 12% उसका नाम है ना वही उसका कॉस्ट बन जाएगा। तो इरिडीमेबल इज वेरी इजी। कमिंग टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, so coming to redeemable preference shares, redeemable preference shares is almost same, redeemable preference shares is almost same as the debt, सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस टी का फैक्टर नहीं आएगा। आई रिपीट, 1 माइनस टी का फैक्टर नहीं आएगा। सो लेट मी टेक द सेम नंबर्स, सो आई की जगह डिविडेंड हो गया प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। Okay, let me presume my dividend is 10%. So this is redeemable value plus net proceeds divided by 2 into 100. I presume the numbers are same. So this is 10 plus 2.4 upon it is 104, yeah, into 100. So it is 12.4 upon 104 into 100. And 12.4 divided by 104 into 100, the cost is 11.9230%. And this is nothing but cost of preference shares redeemable. So हमने दो सोर्स कंप्लीट किए गाइस, है ना? We finished what? Cost of debt, irredeemable and redeemable, preference shares, redeemable and irredeemable. Now the third source guys is reserves, right? So KR is always equal to KE, remember that, because reserves are nothing but plowed back profits. I repeat the word, reserves are nothing but plowed back profits, क्योंकि वही प्रॉफिट्स कंपनी के शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है, तो उनकी कॉस्ट भी वही होगी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की होगी। So therefore, KR will always be equal to KE. So that's over. So now we move to our source. That is cost of equity. That is cost of equity. And you know what? Cost of equity का usage हमने already dividend policy में कर लिया है। So suppose cost of equity निकाल रहे हैं और उसमें जो सबसे common exam में आता है
that is dividend growth model. So what is cost of equity in dividend growth? D1 upon P0 plus the growth rate. And here I would like to remind, if you see my last video on dividend policy, तो मैंने आपको उसमें बताया था growth rate is nothing but retention ratio into the rate of return. मेरे लास्ट वीडियो में आप देख सकेंगे, जो मैंने डिविडेंड पॉलिसी का वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने उसमें क्लियरली ग्रोथ रेट आपको समझाया है. नाउ D1 upon P0 plus G. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट कभी कभी वो लोग ने आपको D0 मतलब करंट ईयर का डिविडेंड दिया होगा. लेट्स प्रिज्यूम करंट ईयर का डिविडेंड दिया है 2. ओके, ग्रोथ रेट दिया है 6% एंड लेट्स प्रिज्यूम प्राइस ऑफ द शेयर इज 100. अगर ये डेटा है तो मुझे पहले D1 ढूंढना पड़ेगा. सो D1 इज 2, उसको मुझे ग्रोथ रेट से इंक्रीज करना पड़ेगा अपॉन द प्राइस प्लस अगेन द ग्रोथ रेट. सो हियर लेट मी डू इट ऑन कैलकुलेटर. सो 2 को मैं पहले 6% से बढ़ा दूंगा. सो इट इज 2.12. इट इज 2.12 अपॉन 100 प्लस 0.06. So 2.12 divided by 100 plus 0.06 gives me 0.0812. That is 8.12% becomes my cost of equity. This is dividend growth, the most popular which comes in the exam. हालांकि सिर्फ KE ऐसे नहीं निकलता. आपको पता है केई का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये था जो हम CAPM मॉडल में करते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. राइट, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. एंड यू नो व्हाट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर इज ऑलवेज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू द कंपनी. आपका रिटर्न कंपनी का कॉस्ट है. राइट, योर रिटर्न इज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी. सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला भी वही होगा, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. एंड गाइस, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर वेल वर्स्ड विद द सब्स्टिट्यूशन. सपोज माय RF इज 8%, my beta is 1.5, my RM is 14% and my RF is 6%. Let me substitute this. So this is nothing but 8% plus 1.5 into 8%. So this is 8% plus 12%. Total answer 20%. That is cost of equity. So KE आपको मेजरली एग्जाम में दो तरीके से आता है, either in dividend growth model और either in the form of CAPM. ये दोनों सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको इसी वीडियो में दे दिया है. So guys, इसी के साथ हमारे चारों सोर्सेस, yes guys, we finished all the 4 sources of capital, है ना. so हमने इस वीडियो में क्या किया, हमने इस वीडियो में डेट, है ना, वापस एक बार देख लेते हैं. हमने इस वीडियो में डेट किया, इरिडीमेबल डेट और रिडीमेबल डेट. हमने इस वीडियो में प्रेफरेंस शेयर्स किया, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. हमने इस वीडियो में रिजर्व्स का भी कॉस्ट किया. हमने इस वीडियो में इक्विटी का, है ना, इक्विटी का डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी किया और हमने CAPM मॉडल से भी किया. सो गाइस, वी हैव फिनिश्ड ऑल द सोर्सेस ऑफ कैपिटल, राइट. हाउएवर, अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, राइट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गाइस. सो प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो, क्विक रिवीजन वीडियो, एंड आप वो वीडियो से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिवाइज कर सकते हैं इन अ वेरी क्विक टाइम. So there was a second capsule video on FM on cost of capital. So guys, मैंने leverage का already एक वीडियो अपलोड किया है, dividend policy अपलोड किया है और ये cost of capital. So this is the third video from my side guys for you. This will help you for quick revising the concept prior to the exams. I would again like to remind this video will be helpful to CA inter students, CS executive students and obviously CMA intermediate students. तीनों प्रोफेशनल कोर्स में यूजफुल है, BBA में भी यूजफुल है ना, MCOM में यूजफुल है और MBA के स्टूडेंट्स को यूजफुल है. सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज press the like button and subscribe to the channel Study Circle Mumbai if you haven't subscribed till now. Thank you guys. Have a nice day. Bye bye. Take care and God bless you.